8:27 क्या हम अच्छा 3 मिनट और वेट कर लेते हैं तब तक। गुड मॉर्निंग। इधर फेस टू फेस में कोई डाउट है नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चों को कुछ डाउट हो तो जल्दी पूछ लें। कैपिटल कंपैरिजन मेथड यही स्टार्ट किया था अपन ने। कैपिटल कंपैरिजन मेथड हमने स्टार्ट की थी। बस 1 मिनट और बचा है, हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलो नहीं, 1 मिनट और बचा है। एट थर्टी टाइम हो गया क्या? 8:30 या 1 मिनट और बचा है? हो गया। इधर ऑनलाइन में बच्चे अभी गुड मॉर्निंग बहुत कम बच्चों से हुई है। तो भी लव कुश नाम पूरा नहीं आ पा रहा कुछ तो। चलो बेटा, एसी क्लास में तो अलाउड ही नहीं है। आपको पता है कि अपनी ऊपर एसी क्लास है लेकिन एयर कंडीशन क्लास है लेकिन वो खाली पड़ी है। नहीं अलाउड है, एयर कंडीशन अलाउड क्लासेस अलाउड नहीं है अभी। अरे क्यों, मतलब इसी दुनिया के हो या कहीं और से आए हो? एयर कंडीशन क्या बच्चे हो? अरे पूरी दुनिया को पता है कि एयर कंडीशन नहीं है गाइडलाइन में। क्लासेस पहली बात तो एयर कंडीशन हॉल में नहीं लगेगी, उसके बाद ये विंडोज़ होना चाहिए, इसीलिए हमको क्लास एसी की लगानी पड़ती है जहाँ पर विंडोज़ प्रॉपर वेंटिलेशन हो। नहीं तो क्या करें, ऊपर एयर कंडीशन क्लास रूम तो खाली पड़ा है ना। दूसरी क्लास में किसी में भी एसी नहीं चलाते। वो लब चल रही बेटा, आउट ऑफ द रूल चला ले तो क्या कर सकते हैं हम कोशिश करते इतना। कूलर घर से लाओ सब अपने अपने कूलर, वो जापानी पंखा लेके आओ। जिसको पढ़ना होता है वो ये सब नाटक, उसको गर्मी सर्दी कुछ वो तो पढ़ने में इतना मशगूल रहता है कि उसको पता ही नहीं पड़ता कब गर्मी कब ठंड, क्या है हवा पंखा। बेटा मैं आके थोड़ा चालू करता हूँ, इन्होंने चालू कर दी तो ठीक है। मैंने कभी देखा कि मैंने पंखे चालू करवाया? बेटा मैं तो नहा के आता हूँ इसलिए मुझे गर्मी नहीं लगती है। अब आप बेटा होली टू होली नहाते हो तो अब क्या करें, होली के बाद आपको भी, आप होली आ रही है ना उस दिन आप नहा लेना, फिर ठंड नहीं गर्मी नहीं लगेगी। और ये ऑनलाइन वाले बच्चे तो ऐसे ही बैठ जाते होंगे सुबह उठ करके। इनकी तो शुरुआत गुड मॉर्निंग ही डबल यहाँ बेड से होती होगी। चलो टाइम वेस्ट मत करो, 2 मिनट ऊपर हो गया, अरे 2 मिनट का लॉस हो गया अपना। चलो 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 चलो
एग्जाम्पल, मैं शुरू कर रहा हूं एग्जाम्पल से। इंफॉर्मेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी एज ऑन 31st March 2020। 31 मार्च 2020 की असेट और लायबिलिटी आपको दी गई है। नोट करो एग्जाम्पल। लिख लिया? नंबर 1, स्टॉक 74,000, डेटर्स 48,000, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 30,000, कैश 7,000, creditors 61,000, fixed asset 1 lakh before depreciation, capital as on 1st April 2019, $167, other information for 2019-20, drawing fees 34,000, और surrender value of LIC of proprietor rupees 18,000, deposited in above bank information 1 to information 3, rate of depreciation 10%. Point number 4, point number 4, goods spent on consignment of rupees 8,000,
included in amount of debtor at rupees 10,000. कंसाइनमेंट पर कुछ भेजा 8,000 का. Goods sent on consignment of rupees 8,000 included in amount of debtor at rupees 10,000. Goods भेजा है कंसाइनी को कि कॉस्ट है 8,000 पर उसे गलती से डेटर में 10,000 पर इंक्लूड कर लिया गया. ये लिखा है क्वेश्चन में. अभी मैं समझाता हूँ. और लास्ट पॉइंट बस इतना ही रखते हैं, ज़्यादा हम क्वेश्चन को लेंदी नहीं करते, कुछ ही पॉइंट समझते हैं वन बाय वन. और लास्ट पॉइंट, check issued to one of the creditor of rupees 5,000 on 27th March 2020 presented for payment by creditor on 2nd April 2020. बस आपको निकालना है नेट प्रॉफिट ऑफ ईयर 2019-20. आपको ईयर 2019-20 का प्रॉफिट निकालना है, 19-20 का प्रॉफिट निकालना है. ये जो प्रॉफिट आपको निकालना है, क्या ये प्रॉफिट आप ट्रेडिंग पीएनएल बनाकर निकाल सकते हैं? कोशिश करेंगे तब भी नहीं निकाल पाएंगे. क्या आप सेल निकाल पाएंगे? ना सेल निकाल पाएंगे, ना परचेज निकाल पाएंगे, ना एक्सपेंसेस आपको गिवन है, तो आप ट्रेडिंग पीएनएल बनाकर इसमें प्रॉफिट नहीं निकाल सकते. यदि आपको ये समझ में नहीं आया हो कि सर कैसे कह रहे हैं आप, तो मैं प्रूव करने के लिए फिर और एफर्ट्स करूं कि मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं कि हम ट्रेडिंग पीएनएल बनाकर प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें सेल, परचेज और एक्सपेंसेस निकालने का कोई तरीका नहीं दिया और डेटा नहीं दिया कि मैं ये निकाल पाएँ. और आप कहें तो मैं कोशिश करूं, यदि आपको ये क्लिक नहीं हो रहा हो तो मैं कोशिश भी कर सकता हूं कि कैसे हम नहीं निकाल पाएंगे डेटर से, सेल क्यों नहीं निकाल पाएंगे. चलो मैं ट्राई करता हूं. यदि आपको अभी ये क्लियर नहीं हो रहा कि भाई इसमें हम ट्रेडिंग पीएल बनाकर 4, 5, 8 बच्चों के चिल्लाने से ये बात 3 बार बोलने के बाद तीसरी बार आपने चिल्ला के बोला कि अब तो सर शुरू हो गए. तो बड़ा मुझे तो हर चीज़ जो समझ बोलनी है वो आपके दिलो दिमाग में उतरना चाहिए, नहीं तो मतलब नहीं उस चीज़ का जो मैंने बोला कि क्यों इसमें हम वो कैपिटल कंपेरिजन मेथड लगाएंगे. बस क्वेश्चन तो नेट प्रॉफिट बोला है, मेथड तो कहीं नहीं है. पर यहाँ पर ट्रेडिंग पहले बनाकर प्रॉफिट निकालते हैं, पर नेट प्रॉफिट यहाँ क्यों नहीं निकल पाएगा मैं बताऊँ. चलो हमें सेल चाहिए. चलो सेल के लिए हमें बनाना पड़ेगा डेटर अकाउंट. चलो हमने बनाया डेटर अकाउंट. हमें ओपनिंग डेटर चाहिए, यहाँ पर बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर चाहिए, और यहाँ क्लोजिंग डेटर चाहिए. तो क्लोजिंग डेटर तो दिया हुआ है, ये 31 मार्च 2020 के डेटर तो दिए हुए हैं 48,000, तो हम क्लोजिंग तो लिख पाएंगे, ये तो हमें गिवन है. लेकिन डेटर से क्या कैश मिला नहीं गिवन है, ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन है. तो इधर सेल आप निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? क्रेडिट सेल आप निकाल, जिसे हम सेल डेटर अकाउंट बना के निकाल सकते थे, वो हम नहीं निकाल पाएंगे. शायद अब आपको क्लिक हो गया होगा कि हाँ यहाँ पर सेल निकालना संभव नहीं. ऐसा ही मैं आपको बताता हूँ कि हम क्रेडिट परचेज भी नहीं निकाल पाएंगे. परचेज क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन में क्लोजिंग क्रेडिटर दिए है पर ओपनिंग क्रेडिटर भी नहीं दिए, और पेमेंट टू क्रेडिटर भी कहीं दिया हुआ नहीं है कि हमने क्रेडिटर को पेमेंट कितना किया, तो हम परचेज भी नहीं निकाल पाएंगे. एक्सपेंसेस, बगैर एक्सपेंसेस के हम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते. तो पूरे क्वेश्चन में एक्सपेंसेस निकालने का कोई तरीका नहीं है, ना एक्सपेंसेस गिवन है, ना एक्सपेंसेस हम निकाल पाएंगे. कैश अकाउंट बनाकर भी खर्चे क्यों नहीं निकाल पाएंगे? कैश अकाउंट में सिर्फ आपके पास क्लोजिंग कैश है, ओपनिंग कैश नहीं, रिसीट फ्रॉम डेटर नहीं, कैश सेल नहीं, पेमेंट टू क्रेडिटर नहीं.
कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आप कैश अकाउंट बनाकर एक्सपेंसेस वगैरह भी नहीं निकाल पाएंगे। तो आप यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे परचेज, नहीं निकाल पाएंगे सेल, नहीं निकाल पाएंगे एक्सपेंसेस, तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट कैसे निकाला जाए? तो प्रॉफिट निकालने का एक ही तरीका बचता है, वो है कैपिटल कंपैरिजन मेथड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन बनाने वाले ने मतलब मैंने ओपनिंग कैपिटल दे दी है 1 अप्रैल 2019 की, ये मैंने आपको दे दी है ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2019 की। तो हमने यदि प्रॉफिट निकालना है तो हम अब कैपिटल कंपैरिजन मेथड यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल दी है, अब हमें चाहिए 31 मार्च 2020 की क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल से हम ओपनिंग को कंपेयर करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो अब हम हमारा फोकस रहेगा क्लोजिंग कैपिटल निकालने पर। उसके लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो हमने बनाया कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2020 हमारी। इसके लिए बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इसके लिए बनेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च 2020। इस दिन का बनेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसमें एक तरफ असेट, एक तरफ लाइबिलिटी, बैलेंस फिगर हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। बस हमें असेट और लाइबिलिटी करेक्ट करेक्ट वैल्यू पर लेना है। ठीक है, अब ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, यहाँ पर आती है असेट, यहाँ आती है लाइबिलिटी। ये प्रोप्राइटर का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, बैलेंस शीट जैसा रफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम रखेंगे कैश, बैंक, डेटर्स, यहाँ रखेंगे क्रेडिटर, और जो मिलेगा बैलेंस फिगर जो मिलेगा वो हमारी होगी क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। अब इसमें बस हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल गई, तो हम कैपिटल कंपैरिजन मेथड से प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर असेट और लाइबिलिटी को रखना है करेक्ट वैल्यूज पर। तो पहली करेक्ट वैल्यू देखते हैं, जैसे कि स्टॉक दिया है, डेटर दिया है, बैंक बैलेंस दिया है, कैश दिया है, क्रेडिटर दिए है, फिक्स्ड असेट दी है। फिक्स्ड असेट तो बड़ी सिंपल है, 1 लाख रुपीज़ है, ये बिफोर डेप्रेशन है और डेप्रेशन की रेट 10% है, ये होना चाहिए आफ्टर डेप्रेशन। तो ₹1 लाख लेस 10% यानी 90,000 की आ गई फिक्स्ड असेट। इसमें तो अपने आप देखिए, बोलने में डरता हूँ पर बोल सकता हूँ, शायद बोलूँ कि नहीं बोलूँ। यदि हमने फिक्स्ड असेट 10,000 कम करके ली है, तो असेट 10,000 से कम होके आई, और असेट 10 से कम होके आएगी, तो ये बैलेंस शीट वाली कैपिटल भी 10 से कम होके आएगी। और यदि ये क्लोजिंग कैपिटल 10 से कम होके आएगी, तो जो प्रॉफिट निकल के आएगा क्लोजिंग कैपिटल को कंपेयर करने से, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल 10 कम होके आई है, तो प्रॉफिट भी 10 से कम होके आएगा, मतलब वो आफ्टर डिप्रेशन ही होगा, वो प्रॉफिट करेक्ट ही होगा, आफ्टर डिप्रेशन होगा। मेरी बात शायद कुछ को क्लिक हुई हो कि मैं क्या बोलने जा रहा था। यदि ये फिक्स्ड से मैंने आफ्टर डिप्रेशन ली है, तो असेट है आफ्टर डिप्रेशन, तो कैपिटल भी है आफ्टर डिप्रेशन, और कैपिटल आफ्टर डिप्रेशन है, तो जो प्रॉफिट निकलने वाला है कैपिटल कंपैरिजन से, वो भी होगा आफ्टर डिप्रिसिएशन। ये डेटर आफ्टर बेड डेट से, यदि इस डेटर में कुछ रुपया डूब चुका है, इस साल में कुछ रुपया डूब चुका है, तो हमने उसको लिस्ट ऑफ डेटर में शामिल किया ही नहीं होगा, तो हमारे डेटर कम होके आ रहे हैं। डेटर कम होके आ रहे हैं तो असेट भी कम होके आ रही है, असेट कम होके आ रही है तो ये क्लोजिंग कैपिटल भी कम होके आ रही है, और क्लोजिंग कैपिटल कम होके आ रही है तो जो प्रॉफिट निकलेगा वो भी कम होके आएगा। तो मतलब उसमें बेड डेट्स ऑटोमेटिकली डिडक्टेड होगी, आपको उसमें बेड डेट्स घटाने की जरूरत नहीं, जो ड्यूरिंग द ईयर बेड डेट्स रही, तो आपको नेट प्रॉफिट सीधे करेक्ट निकल जाता है, आपको कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता, बस आपको करेक्ट बैलेंस शीट बनानी है। मैंने लिखवाया भी था, आपकी असेट और लाइबिलिटी करेक्ट है तो कैपिटल करेक्ट है, और कैपिटल करेक्ट है तो आपका प्रॉफिट भी करेक्ट है। इसलिए आपका अटेंशन करेक्ट प्रॉफिट निकालने की बजाय पहले करेक्ट असेट्स एंड लाइबिलिटी पर हो, कि किसी भी तरह से असेट और लाइबिलिटी करेक्ट वैल्यू पर रखी जाए। अब वही तो इस क्वेश्चन में खास है कि असेट को करेक्ट वैल्यू पर कैसे रखना, लाइबिलिटी को करेक्ट वैल्यू पर कैसे रखना। जैसे कि फिक्स्ड असेट को हमने रख दिया आफ्टर डेप्रेशन, ये है एडजस्टेड, दैट इज करेक्ट वैल्यू। अब एडजस्टमेंट नंबर 1, ड्राइंग
तो हम बाद में डील कर लेंगे, ड्राइंग तो बैलेंस शीट में आती नहीं। और सरेंडर वैल्यू ऑफ LIC ऑफ प्रोप्राइटर रुपीज 18,000 डिपॉजिटेड इन अबो बैंक। LIC ऑफ द प्रोप्राइटर पर्सनल अमाउंट, ये इसने ऊपर वाले बैंक खाते में जमा कर दिया रुपीज 18,000, तो ये हो गया एडिशन टू कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि ये मनी उसकी व्यक्तिगत थी। LIC व्यक्तिगत होती है प्रोप्राइटर की, वो मनी उसके पर्सनल बैंक अकाउंट में जाने की बजाय जो ऊपर बैंक अकाउंट दिया है उसमें वो मनी जमा कर दी गई है। तो मतलब जो प्राइवेट पॉलिसी थी उसका प्रोसीड अमाउंट बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, तो बिजनेस में आ गई घर की मनी। ड्राइंग का उल्टा हो गया, ड्राइंग में क्या होता है, बिजनेस की मनी घर जाती है, यहाँ घर की मनी बिजनेस में आ गई, तो ड्राइंग का रिवर्स एडिशन टू कैपिटल हो गया। तो ये है 18,000 एडिशन टू कैपिटल, 34,000 ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। पॉइंट नंबर 4, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट of rupees 8,000 included in amount of data rate rupees 10,000। कंसाइनी को गुड्स भेजा, और मुझे मुझे एक चीज और लिख देनी चाहिए थी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ऑफ रुपीज 8,000 इंक्लूडेड इन अमाउंट ऑफ डेटर, although goods is still with the consignee। ये गुड्स अभी भी कंसाइनी के पास है, अभी भी मतलब ईयर एंड तक अभी भी कंसाइनी के पास है, मतलब वो अभी बिका नहीं है, सेल नहीं हुआ। तो इसका क्या किया जाए बेटा, जब गुड्स कंसाइनी को भेजा है तो कंसाइनी तो हमारा एजेंट है, और एजेंट के यहाँ गुड्स रखा रहना, एजेंट के यहाँ माल पड़ा हुआ है तो वो तो हमारा ही स्टॉक है। यदि कंसाइनी के यहाँ बिकने से रह गया, कंसाइनी के यहाँ नहीं बिका, तो उसे हमें अपने स्टॉक में कॉस्ट पर इंक्लूड कर लेना चाहिए था। और अकाउंटेंट ने या व्यक्ति ने जो भी गड़बड़ की, व्यापारी ने जो इन्फॉर्मेशन दी, इस बिजनेसमैन ने जो हमें डेटा प्रोवाइड किया, उसमें गलती से उसने उसको, व्यापारी ने बोला क्या उसको अकल नहीं थी, उसको नॉलेज नहीं था, उसने क्या करा, उसने कंसाइनी को अपना कस्टमर मान लिया कि भाई कंसाइनी जबकि एजेंट है, कस्टमर नहीं, उसके थ्रू तो माल बिकता है, वो कस्टमर नहीं है, वो तो कस्टमर और बिजनेसमैन के बीच एक चेन है, एक मीडिएटर है, वो एजेंट है, वो उसके यहाँ गुड्स भेजना कोई सेल नहीं होता, पर इन्होंने उसको सेल मानते हुए डेटर में इंक्लूड कर लिया, ये गलती हो गई। तो हमें करेक्शन के नाम पर ड्रू का आंसर आया है, और ये भी सही है। इधर ऑनलाइन में भी बच्चे बोल रहे हैं ठीक है। तो डेटर से 10,000 लेस होंगे और स्टॉक में 8,008 होंगे, क्योंकि स्टॉक बढ़ेगा कॉस्ट प्राइस पर और डेटर कम होंगे सेल प्राइस पर। डेटर में इंक्लूड है सेल प्राइस पर, स्टॉक में जुड़ेगा वो, तो हमें डेटर 10 से कम करने होंगे, स्टॉक 8 से बढ़ाना होगा। ये तो हम करेंगे करेंगे करेंगे, इतनी जल्दी मत करो कि मैं कहीं भाग जाऊंगा, अभी मैं करके जाऊंगा। चेक issued to one of the creditor of 5,000 on 27th of March, presented for payment by creditor on 2nd April 2020। एक क्रेडिटर को 5,000 का चेक इशू किया गया, हमने चेक इशू कर दिया था 27 ऑफ मार्च को ही, 27 मार्च को, मतलब साल खत्म होने के 4 दिन पहले, 4 days बिफोर द ईयर एंड, क्योंकि ईयर एंडिंग है March 20। चेक इशू कर दिया और सामने वाले क्रेडिटर चेक लगाया ही नहीं, चेक जाके लगाया 2 अप्रैल 2020 को, और ऊपर जो बैंक बैलेंस गिवन है ये 30,000 बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है। ये व्यक्ति खुद की केस बुक तो रखता ही नहीं है, बुक्स तो इसकी है नहीं, बुक्स होती तो ये बना लेता ट्रायल बैलेंस, और टीबी होता तो परचेस सेल होती, एक्सपेंस होते तो हम उससे प्रॉफिट निकाल लेते। फिर ये शॉर्टकट क्यों लगाते, मतलब ये व्यक्ति बुक्स रखता ही नहीं, बुक्स रखता ही नहीं, तो इसका बैंक बैलेंस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट है ही नहीं, बैंक बैलेंस एज पर केस बुक है नहीं, इसका जो बैंक बैलेंस है वो एज पर पासबुक है। बैंक वालों ने जो बैंक बैलेंस दिया 31 मार्च, ये सारी इन्फॉर्मेशन 31 मार्च 2020 की, 31 मार्च 2020 को, इस डेट को इसका बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 30,000 है। अब बैंक वालों के यहाँ बैलेंस 30 आ रहा है इस व्यक्ति का, इस बिजनेसमैन का, इसकी खुद की बुक्स तो है ही नहीं। तो अनुज मंत्री का आंसर है और सही है।
हाँ, इधर से कौन बताना चाहेगा? ऑनलाइन क्लास का कोई बेनिफिट नहीं है आप लोगों के लिए। बेहतर है कि आप जाकर बैठ जाओ लाइव इधर। ऑनलाइन क्लास में फेस टू फेस का कोई बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं आप लोग। आप खुद देख लो कि जवाब मांगने पर मैं बता सकता हूँ कौन कौन हाथ खड़े करते हैं। कोई नया कोई व्यक्ति मैदान में नहीं आता कि सर इसको हम भी बता देंगे। वही 4 5 6 बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं, उनमें से किसी से पूछ लो, काम खत्म। तो बेटा एक काम करो, आप सबके आगे एक तख्ती लगा देता हूँ मैं हाथ खड़े होने की, बस कि जब भी है मान को चलो क्वेश्चन पूछना मतलब आपसे पूछना है, या 8 बच्चों के अलावा आप खुद बता दो कि इनके अलावा कोई जवाब देता ही नहीं है, तो बस इनके सामने हाथ की एक तख्ती लगे रहे, जब भी क्वेश्चन पूछना है इनसे पूछ लो कि भाई आप में से कोई बता दो। भव्या जैन का भी आंसर करेक्ट है, इदरीस का भी करेक्ट है। हाँ, इधर फेस टू फेस में से कोई भी नया व्यक्ति हो तो मैं उसको चांस दूं? नहीं है। बेटा आप बताइए। इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। और कोई? इनका सही भी हो सकता है, ऐसे जरूरी नहीं कि मैंने पीछे से बोली, बट सबसे पीछे से। हाँ, इनकी बात आगे तक पहुंचा देंगे आप। बैंक में से, बैंक में से 5,000 कम कर देंगे। अच्छा बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, आप कुछ और बोलना चाहते हैं, बोलिए। ओके, क्रेडिट बढ़ जाएंगे। ईशान का भी ये कहना है, ईशान शुक्ला का भी कहना है क्रेडिट बढ़ाएंगे। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो बेटा। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी तरफ से बात करो, मैं एक बिजनेसमैन हूं या उसका अकाउंटेंट हूं। मैंने, मुझे एक क्रेडिटर को XYZ लिमिटेड को या XYZ को मुझे 5,000 देना था, ये मेरा क्रेडिटर है। मैंने उसको 27 मार्च को चेक इशू कर दिया, 27 मार्च को चेक इशू कर दिया। यदि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट होती तो मैं, ये चेक इशू मैंने किया 27 मार्च को, जरूरी नहीं कि पार्टी उसी दिन दौड़कर चेक लगा दे। हो सकता है चेक को 27 को लगाए, 28 29 30 31 1 2 3 4 जब उसकी मर्जी पड़े लगाए, 3 महीने की डेट होती है उसमें। तो पार्टी ने, जब मैंने चेक इशू किया तब मैं क्रेडिटर टू बैंक एंट्री पास करूं, या फिर उसका वेट करूं क्रेडिटर का, उसको डेली फोन करके पूछूं कि भाई चेक लगा दिया? तो नहीं लगाया भाई, तो मैं एंट्री पास नहीं करूं। फिर पूछूं भाई तुमने आज चेक लगाया? नहीं भाई नहीं लगाया, अभी तो मैं बिजी चल रहा हूँ। 2 तारीख को जाकर उसे चेक लगाया, ये बताओ 2 को, तो मैं अपना बैंक बैलेंस 2 को कम करूं, क्रेडिट टू बैंक 2 को कम करूं, या 27 को कर लूं? ये आप बताइए। 27, मुझे उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं कि वो चेक कब लगाता है। यदि मैंने चेक इशू कर दिया है तो मेरी तरफ से पेमेंट हो गया है, अब वो उसको चेक को लगाए न लगाए वो उसकी इच्छा। मैं चेक दे चुका हूँ, तो मेरी तो लाइबिलिटी कम होगी ना, और मुझे तो अपना बैंक बैलेंस कम कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना बैंक बैलेंस अब कम हो चुका है। वो चेक बाद में लगाए तो वो बात अलग है, मेरे एंगल से तो मैं उतने चेक अब कम इशू करूंगा। जितने चेक में इशू कर चुका हूँ उतना चेक दोबारा इशू थोड़ा करूंगा, तो मैं तो तुरंत एंट्री पास कर लूंगा एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ चेक क्रेडिटेड टू बैंक। और चूंकि यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट होती तो क्रेडिटर कम हो चुके होते और बैंक भी कम हो चुका होता, एंट्री हो चुकी होती क्रेडिटर टू बैंक। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन बेटा मेरी बुक्स तो है ही नहीं, क्योंकि बुक्स रखी होती तो मैं ये स्टेटमेंट ऑफ बनाता ही नहीं, बुक्स है ही नहीं इस व्यक्ति की। तो अब क्रेडिटर टू बैंक एंट्री तो ही नहीं होगी, ठीक है भाई। बैंक बैलेंस कहाँ से मंगाया? पासबुक वाले से मंगाया। अब बैंक में वो चेक भी लगा नहीं था, तो बैंक वाले एंट्री कब करते हैं? बैंक वाले हमारा बैंक बैलेंस 4 5 हज़ार से कब कम करेंगे? जब चेक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट होगा तब। बैंक को हमें हमारे अकाउंट को, मेरे अकाउंट को बैंक ने डेबिट कब दी होगी? जब वो चेक क्लियर हुआ होगा मेरे अकाउंट से, तब मेरा बैंक बैलेंस कम किया होगा उसने। तो 31 मार्च को उसने मेरा बैंक बैलेंस कम नहीं किया, बल्कि 2 तारीख को जाके बैंक बैलेंस कम किया। तो ये जो बैंक बैलेंस गिवन है ₹30,000, इसमें 5 का चेक अभी घटा हुआ
नहीं है, क्योंकि चेक क्लियरिंग में आया ही नहीं था इस तारीख को, 31 मार्च तक को। तो पर ये जो व्यक्ति ने लिस्ट दी है असेट्स एंड लायबिलिटी एज ऑन 31 मार्च 20, उसमें जो क्रेडिटर की लिस्ट दी होगी, उस क्रेडिटर में उस XYZ कंपनी का नाम होगा कि नहीं होगा एज ए क्रेडिटर, बताइए। इस व्यापारी ने जो क्रेडिट की लिस्ट बनाई होगी, मुझे किस किस को देना है, इसको देना है, इसको देना है, इसको देना है, 31 मार्च को जो लिस्ट बनाई होगी, बताओ इस लिस्ट में, क्रेडिट की लिस्ट में उसने वो XYZ या ABC जिसको मैंने चेक दिया 5,000 का, उसका नाम क्रेडिट की लिस्ट में शामिल किया होगा या नहीं किया होगा 5,000 से। जब मैं 27 मार्च को उसको चेक दे चुका हूँ, 27 मार्च को चेक देने के बाद जब मैं 31 मार्च को लिस्ट बनाऊंगा क्रेडिटर की, मुझे किस किस को देना है, मैं दोबारा नाम थोड़ा लिखूंगा। जब मैं चेक दे चुका तो क्यों लिखूंगा उसका नाम क्रेडिटर में? तो ये क्रेडिटर जो ऑलरेडी आ रहे हैं, क्रेडिटर जो आ रहे हैं 61,000, इसमें 5,000 का क्रेडिटर शामिल नहीं है, वो कम हो चुके हैं। क्रेडिटर कम हो चुके हैं लेकिन बैंक कम नहीं हुआ है। तो क्रेडिटर कम हुए हैं लेकिन बैंक कम नहीं हुआ, जबकि डबल इफेक्ट कब होते हैं? क्रेडिटर डेबिट और बैंक क्रेडिट। अभी सिंगल इफेक्ट हुआ है, क्रेडिटर कम हुए हैं पर बैंक कम नहीं हुआ है। अब दो ऑप्शन है आपके पास, एक आप पीछे से कह रहे हैं कि बैंक बैलेंस कम करो, और आप लोग कह रहे हैं कि क्रेडिटर कम करो, क्रेडिटर वापस बढ़ा दो। सही क्या है? सही क्या है? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही कौन सी वाली है? आपकी बुक्स होती तो आप क्या करते? आपकी बुक्स होती तो आप क्या कर चुके होते बुक्स, और उसको सही मानते? सही सही एंट्री पूछ रहा हूँ, सही एंट्री पूछ रहा हूँ। आप यदि 27 मार्च को चेक इशू किए और 2 तारीख को चेक लगा, बताओ आपकी बुक्स होती तो सही एंट्री क्या होती? क्रेडिटर टू बैंक कर चुके होते नहीं कर चुके होते 27 तारीख को, तो क्रेडिटर कम कर चुके होते। मतलब आप गलत कर रहे हो, क्रेडिटर कम कर रहे हो और बैंक भी कम कर रहे हो, तो ये गलती कर रहे हो क्या आप? इसका मतलब यदि बैलेंस, आपकी सही बैलेंस शीट क्या है? जब आपने चेक दे दिया तो चेक लगाएगा तब क्रेडिट कम करेंगे, या चेक इशू कर दी क्रेडिट कम कर देंगे? बताओ। इशू करते ही बैंक कम करना, क्रेडिट कम करने पड़ेंगे। तो आपके क्रेडिट गलत है कि सही? तो आप क्यों बढ़ा रहे हो? वही बात होती। चलो मैं तुमसे डिस्कस करूं। चेक इशूड ऑन 27 एंड प्रेजेंटेड ऑन 2nd, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री क्या करोगे? 27 को करोगे या 2 को करोगे? पहले बता दो। तो अभी दो तरफ बात कर रहे हो आप। एक तरफ बोलोगे सर 27 को करोगे, तो ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट? आपकी एंट्री करेक्ट है, सही बोल रहे हो। तो आपने क्रेडिट क्या कर दिए? तो फिर तो गलत कर रहे हो आप। इसने भी क्रेडिट कम कर दिए, तो आप इसको जोड़ रहे हो, और आप खुद क्रेडिट कम कर रहे हो कि करेक्ट अकाउंटिंग में क्रेडिट कम करेंगे, और इसमें आप क्रेडिट सर कम हो गए तो उसको बढ़ा दो। तो ये तो दो तरह से बात चल रही है आपकी। एक चीज डिसाइड कर लो कि दोनों में सही क्या है। सही क्या है? हमने जिसको चेक इशू कर दिया उसका नाम लिस्ट ऑफ क्रेडिट में रखे, हटा दे, सिंपल सी बात है। और हटावा इसमें क्रेडिट में नाम शामिल ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? बैंक बैलेंस आपको 5,000 से कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस 5,000 से ज्यादा आ रहा है। आपकी बुक्स होती तो क्या कर चुके होते आप? क्रेडिटर भी कम और बैंक भी कम, मतलब क्रेडिट डेबिट बैंक क्रेडिट, इसमें से एक इफेक्ट तो हो चुका, क्रेडिट कम हो चुके लेकिन बैंक अभी कम। तो इस बैंक बैलेंस जो पासबुक है उसको आप 5,000 से कम कर दो, ताकि आपका बैंक बैलेंस भी डबल इफेक्ट पे आ जाए। तो आपको 5,000 से बैंक बैलेंस कम करना पड़ेगा, ये हमारा करेक्शन होगा। ठीक है। तो ये भी हो गया बस। तो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक और तो, हाँ, अच्छा, मतलब आप कह रही कि जो बैंक बैलेंस जो पासबुक वाला होता है वो सही होता है, और हमारी बुक्स में जो होता है वो गलत होता है? नहीं नहीं, मेरी बात का जवाब दो। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, जैसे उनको मैंने बात की, बैंक बैलेंस पासबुक वाला का जो होता है वो सही होता है, और हमारी बुक्स में होता है गलत होता है। आपने 27 को चेक इशू किया, फिर वही बात कर रहे हो आप, वही वाली बात। तो आप 27 को चेक इशू किया और 2 को क्लियर हुआ, आपकी बुक्स में करेक्ट एंट्री कब करोगे बता दो? 27 को करोगे? बैंक बैलेंस 27 को कम करोगे या 2 को कम करोगे? जल्दी जल्दी बोलो। तो अपनी बुक्स गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? ये अपनी बुक्स तो है, ये बैलेंस शीट अपनी ही तो है, बैंक वालों की थोड़ा है। तो बैंक बैलेंस कब कम करोगे अपनी बुक्स में बताओ, और वो भी सही वाली, 27 या 2? तो ये तो मतलब बैंक बैलेंस कम होकर आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो वही तो मैं कर रहा हूँ। और कोई डाउट? नहीं, पहले ये पॉइंट डिस्कस हो जाए, ये पॉइंट के बारे में कोई और डाउट? तो 5,000 हम क्या करेंगे, बैंक से लेस कर देंगे, तो बैंक बैलेंस भी अब देखो, क्रेडिट भी कम होके आ गए और बैंक भी कम होके आ गया, तो हमारी बैलेंस शीट में अब दोनों
इफेक्ट हो चुके हैं। जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उसमें क्रेडिटर कम भी हो, डेबिट भी होके आ रहे हैं और बैंक क्रेडिट भी होके आ रहा है, तब जाके हमारा बैलेंस शीट में डबल इफेक्ट वाली सिचुएशन आ गई, और वो सही भी है। नेक्स्ट, हाँ और क्या, कौन सा पॉइंट नंबर, सरेंडर वैल्यू, हाँ वो तो पैसा बैंक में आ चुका है साल के बीच में, और वो आकर कहीं यूज भी हो गया होगा, कैसे लेस कर देंगे? और बैंक बैलेंस जो हमारा एक्चुअल में है उसको कम कैसे कर देंगे अपन? पैसा जो बैंक में जमा हुआ, हमने जानबूझ के जमा किया, वो जमा भी है वहाँ पर, तो उसको बोलेंगे नहीं आपका बैंक बैलेंस गलत है, कैसे कर सकते हैं वो? चलिए स्टार्ट करें। तो चलिए बेटा, कैश, अच्छा कैश जो है, सबसे पहले कैश 7000, इसमें कोई करेक्शन नहीं है, एज इट इज लिख दो। और बैंक बैलेंस जो गिवन है 30, इसमें क्या करो, 5000 का चेक इशूड बैंक द्वारा भी डेबिट नहीं दिया गया था, तो बैंक को कम कर दो, तो बैंक बैलेंस आ गया करेक्ट 25। यदि हमारी बैंक बुक होती, हमारा बैंक बैलेंस होता, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट होती, तो बैंक अकाउंट क्या होता, बैंक का बैलेंस हम क्या लिख रहे होते अपनी बुक्स में, 30 या 25? हमारी बुक्स में बैलेंस आ रहा था 25, बैंक का आ रहा था 30, और ये तो गलत हो रहा है। और हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस तो हमेशा सेम होना चाहिए, गलत कैसे हो गया? हमारा 25 आ रहा है, हमारी बुक्स में 25, उनके यहाँ 30, और यार हमारी यहाँ उनके यहाँ कहीं ना कहीं गलती है। नहीं बेटा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन चैप्टर पढ़ा ही आपने किस लिए है, कि दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस होता है, और वो गलत नहीं होता कि डिफरेंस है तो कहीं गलत है, बल्कि हमें उसका सिर्फ रिकॉन्सिल करना होता है कि दोनों के बैलेंस सही है, फिर भी दोनों में डिफरेंस आ रहा है। ये आ गया। हाँ डेटर, डेटर्स रुपीज 48 है, इसमें से क्या कर रहा हूँ, गुड्स सेंड टू कंसाइनी गलती से डेटर में शामिल कर लिया गया, तो डेटर मैंने 10,000 से कम कर दिए, क्योंकि वो अभी हमारी सेल है ही नहीं, वो भाई हमारा सेल हुआ ही नहीं। जब सेल हुआ ही नहीं तो हम कंसाइनी से 10 लेना कैसे दिखा सकते हैं? हाँ कंसाइनी ने माल बेच दिया होता, ये 8 वाला माल जो बेचा था कंसाइनी को भेजा था, बेचा नहीं था भेजा था, वो कंसाइनी ने बेच दिया होता 10,000 में, तो हम क्या करते, कंसाइनी को डेटा बनाकर 10,000 लेना दिखाते, पर उसने बेचा ही नहीं अभी तक, तो हम डेटा कैसे मान लें? स्टॉक, स्टॉक गिवन है 74, इसको कितने से बढ़ा लूँ? इसमें गुड्स विद कंसाइनी, स्टॉक विद कंसाइनी 80 स्टॉक आ गया। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं होगा, क्रेडिटर 60, 1,00,000, 181 की आ गई क्लोजिंग कैपिटल 181, ये होगी क्लोजिंग कैपिटल 181। अब यहां पर स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट, आई होप आपने नोट कर लिया होगा सारी चीजों को। स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल 181, आप जानते हैं ओपनिंग प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशन टू कैपिटल, ये एग्जाम लिखने की जरूरत, माइनस ड्राइंग से आता है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। तो इसमें ओपनिंग प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशन और ड्राइंग, हमें ये अननोन है, ये हमें पता है, ये पता है, ये पता है, बस चार में से यदि नेट प्रॉफिट आता पता नहीं तो इजीली निकल जाएगा। तो क्या करूं इसके लिए मैं, इस इसमें से पहले एडिशन जो एड है लेस, एडिशन लेस कर दूं इसमें से, एडिशन LIC 18,000 जो इसमें जुड़ा हुआ है वो घटा दूं, और ड्राइंग जो घटी हुई है वो जोड़ दूं। ड्राइंग कितनी 30, और लेस इसमें कर दूं ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कितनी थी 167 की ओपनिंग कैपिटल, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 30,000, नेट प्रॉफिट ऑफ 2019-20, ये आ गया नेट प्रॉफिट ऑफ 2019
1920। बोलिए क्या? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनी को गुड्स भेजा 8,000 का, की सेल वैल्यू 10,000 है। यदि वो कंसाइनी के यहाँ रखा हुआ है और नहीं बिका तो उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए आप बताएं। कंसाइनी को 8,000 की कॉस्ट का गुड्स भेजा और जिसकी सेल वैल्यू 10,000 है, अभी कंसाइनी उसको बेचा ही नहीं है, उसके यहाँ रखा हुआ है, तो बताओ उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? इंक्लूड करना चाहिए कैश में, कैश में इंक्लूड कर लेना चाहिए उसको, कैश इन हैंड। आप बोले इंक्लूड कर लेना चाहिए, तो मैंने बोला कैश में कर लो। आप यदि बोल रहे हो तो थोड़ा बेटा थोड़ा सा कष्ट उठा के ज़्यादा बोल दो ना कि इंक्लूड कर लेना चाहिए। अब आगे का सर आप जानो कि कहाँ इंक्लूड करना, कैश में करना है कि फिक्स्ड एसेट में करना है कि क्रेडिट में करना है, क्या करना चाहिए उसका? स्टॉक में इंक्लूड करना चाहिए। कितने पर? 8,000 पर। इसने गलती से कहाँ इंक्लूड कर लिया? डेटर में। तो क्या करेंगे, कितने में इंक्लूड कर लिया होगा डेटर में? तो क्या करेंगे, डेटर में से 10 लेस करके स्टॉक में 8 बढ़ा देंगे, वही तो मैंने किया है। मतलब जो तुम्हें पता है, जो तुम्हें सही ट्रीटमेंट पता है वही तुमको मैंने बताया, बस उस वक्त शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं। और कोई डाउट? चलिए बेटा अब एक काम करते हैं, अब हम एक सिंगल एंट्री में कोई इजी सा क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। इजी क्वेश्चन लेना है तो मुझे होमवर्क से लेना पड़ेगा। ये देखो, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 6, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 6। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पेज नंबर 222, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ होमवर्क। द इनकम टैक्स ऑफिसर, assuming the income of Shri Moti for the financial year 6, 7 and 7, 8, sorry, the income tax, income of Shri Moti for the financial year 6, 7, 7, 8, till date Shri Moti has not disclosed the full income। ITO को डाउट है कि मिस्टर मोती ने इन 2 सालों की अपनी इनकम पूरी तरह से नहीं दिखाई, इनकम पूरी नहीं दिखाई, उन्होंने इनकम कम दिखाकर टैक्स बचा लिया, ऐसा डाउट है इनकम टैक्स ऑफिसर को। और उनको डाउट है एक नहीं बल्कि 2 साल के प्रॉफिट पर, 6, 7 एंड 7, 8, 2 years के प्रॉफिट पर इनको डाउट है। ही गिव यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ श्री मोती ऑन 1 April 6 एंड 1 April 8। 1 April 6 एंड 1 April 8, ये डेटा दिया है 1 April 6, 1 April 06 और एक दिया है 1 April 08। यदि यहाँ की कैपिटल ओपनिंग माने, यहाँ की क्लोजिंग माने, तो बताओ इसको कंपेयर करने में जो प्रॉफिट निकलेगा वो कौन से साल का होगा? 6, 7 और 7, 8, मतलब हमें 2 साल के प्रॉफिट अलग अलग नहीं बल्कि कंबाइंड निकालने होंगे। तो हमें क्वेश्चन ने असेट्स और लायबिलिटी का जो डेटा दिया हुआ है वो ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग 2 साल पहले का, क्लोजिंग 2 साल बाद का। फिर लिखा है
अब ये हमको एक 2 साल पहले यानी 1 अप्रैल 2006 को असेट में एक तो था कैश ले लेंगे, स्टॉक दिया है, डेटर दिए हैं, लैंड बिल्डिंग दिया है और वाइफ की ज्वेलरी दिए, वाइफ की ज्वेलरी दी है और ऊपर दिया है ही गिव यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर असेट्स एंड लाइबिलिटी। ठीक है, ये वाइफ की ज्वेलरी है पर ये ज्वेलरी मिस्टर मोती ने ही अपनी वाइफ को प्रोवाइड की होगी, दी होगी, ये माना जाएगा। तो ये वाइफ की ज्वेलरी भी मिस्टर मोती की असेट में इंक्लूड की जाएगी क्योंकि उन्हीं के असेसमेंट के लिए हमें आईटीओ ने इन्फॉर्मेशन दी है। यदि ये वाइफ की ज्वेलरी प्योरली वाइफ की ही होती या उसकी अपनी ओन मनी से होती या उसके फादर से आई होती, वो अपने मायके से लेके आई होती, तो उस केस में ये ज्वेलरी को फिर वो इनकम टैक्स ऑफिसर मोती की असेट नहीं मान सकता था, जबकि हमें आईटीओ ने मिस्टर मोती की असेट लाइबिलिटी दी है, लिखा है ना ऊपर, ही गिव यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ श्री मोती। ये असेट लाइबिलिटी किसकी है? ज्वेलरी वाइफ की है पर असेट किसकी मानी जाएगी? मिस्टर मोती की 75,000। इज इट क्लियर? तो ये हमको दी है। अच्छा, इधर लाइबिलिटी 40,000 ऑनिंग टू मोतीज ब्रदर और क्रेडिटर, ये लाइबिलिटी दी है। और फिर अगला साल शुरू हुआ अप्रैल 8, मतलब ये क्लोजिंग, अप्रैल 8 मतलब क्लोजिंग हुआ, ये क्लोजिंग हुआ 1 अप्रैल 2008 क्लोजिंग। केस दिया है, स्टॉक दिया, डेटर दिया, लैंड बिल्डिंग, मोटर कार, वाइफ की ज्वेलरी बढ़कर 1.25 लाख हो गई। लोन टू, ये लोन टू है मतलब असेट है और ये क्रेडिटर दिया हुआ है। तो सिंपल क्वेश्चन है पर ये स्टडी मॉल का ड्यूरिंग द 2 years द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वाज 4,000 पर एनम, पर मंथ 4,000 पर मंथ के खर्चे रहे मिस्टर मोती के इससे ड्राइंग। और ये डोमेस्टिक एक्सपेंसेस मिस्टर मोती ने मिट आउट करने के लिए मनी बिजनेस से ही विड्रॉ की होगी। द डिक्लेयर्ड इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1,05,000 फॉर 6/7 एंड 123 फॉर 7/8, मतलब मिस्टर मोती ने 1,05,000 और 1,23,000 कुल 2,28,000 की इनकम बताई है 2 सालों की। तो 2 सालों की इनकम मिस्टर मोती के हिसाब से 2,08,000 है, लेकिन हमें अब क्या कहा, स्टेट वेदर द इनकम। अब हमें इनकम टैक्स ऑफिसर के व्यू को चेक करना है कि वो आईटी को मानना है कि इनकम कम डिस्क्लोज की गई और मिस्टर मोती ने तो बताना कि मिस्टर मोती की इनकम 2,28 ही है या उससे ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, मिस्टर मोती की एक्चुअल इनकम निकालेंगे। तो ये इनकम तो मिस्टर मोती ने डिक्लेयर की है, ये है डिक्लेयर्ड इनकम, और हमें चाहिए उनकी एक्चुअल नेट प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर। कैसे निकालें टॉप प्रॉफिट, 2 सालों के प्रॉफिट कैसे निकालें? तो क्या हम, वही है कि क्या हम ट्रेडिंग और पील बनाकर 2 सालों के सेल, 2 सालों के परचेज, 2 सालों के एक्सपेंसेस से नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं? आपको जैसे सुबह सुबह शक था तो मैंने बताया था कि नहीं निकल पाएगा सेल, परचेज और एक्सपेंसेस। तो आपको शक हो तो मैं शक तो दूर करने के लिए हमेशा रेडी हूँ, फिर बना के दिखाऊं डेटर अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट की यहाँ पर नहीं निकल पाएगा, ना सेल, ना परचेज, ना एक्सपेंसेस, तो यहाँ नेट प्रॉफिट निकालने की मेथड क्या रहेगी? वही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर कैपिटल निकालो और कैपिटल बनाकर कैपिटल कंपेरिजन करके प्रॉफिट निकाल लो। तो क्वेश्चन तो आसान है, बस इसमें असेट लाइबिलिटी सब दी हुई है, वो 2 साल पहले की और 2 साल बाद की, और ड्राइंग भी दी हुई है, बस आपको प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6th होमवर्क। यहां पर हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और यहां लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ असेट और लायबिलिटी लिखने की, ताकि शुरुआत इजी क्वेश्चन से हो। ये 31 मार्च 2006 और 31 मार्च 2008, यही है ना?
यही है कि कुछ अलग लिख दिया मैंने। 31 मार्च 2006 और 31 मार्च 2000, 2 साल पहले और 2 साल बाद की ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, मतलब बैलेंस शीट जैसा स्टेटमेंट है। मतलब इसमें तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं, बस असेट लिखते जाओ, लाइब्रेरी लिखते जाओ, कैपिटल निकल जाएगी और क्वेश्चन हो जाएगा। और मैंने शुरुआत इजी से करना ठीक समझा आपके कॉन्फ्रेंस लेवल के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टडी मॉड्यूल का है। बाकी मतलब इस लायक नहीं था कि करवाया जाए क्लास में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कैश 2006 में 1 अप्रैल 2006 को कितना? 25 500 का कैश दे दिया मैंने ओपनिंग। और ओपनिंग में क्या क्या दिया हुआ है? हाँ, स्टॉक 56,000, डेटर्स 41,500, लैंड एंड बिल्डिंग 199 की लैंड बिल्डिंग, सेवेंटी। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम, ये लोन उसने लिया हुआ है ब्रदर से रुपीज 40 का लोन लिया हुआ है। क्रेडिटर 35 बस, और कैपिटल हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर 1,23,000। 123। अब असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ 2008, 2 साल बाद की असेट और लाइबिलिटी। कैश कितनी? 16,000। 16 की कैश, कोई बात नहीं। असेट लेस लाइबिलिटी 320। हाँ, लव कुछ नहीं लिखा भी था इधर 322। अच्छा, इन्होंने क्लोजिंग में निकाल दी। इधर इसने तो 565 क्लोजिंग निकाल रखी है। इधर क्लोजिंग में स्टॉक 91,500, डेटर्स 52,500, 190, भाई ज्वेलरी 1,25,000। कार भी आ गई, कार 125 की कार। लोन टू ब्रदर, क्रेडिटर्स ये हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाली 2 साल बाद की। अब हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे 2 सालों का। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर हमने सिर्फ अभी ओपनिंग और क्लोजिंग फाइंड आउट की है, ओपनिंग क्लोजिंग केवल फाइंड आउट किए। बेटा इसमें वाइफ की ज्वेलरी को हमने असेट बांध लिया। अब यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट, ज्वेलरी को लाइक इन्वेस्टमेंट मान लिया, स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 2008 को
565। इसमें से ऐड करेंगे ड्राइंग, ड्राइंग ऑफ 2 ईयर्स, ड्राइंग जोड़नी पड़ेगी 2 सालों की, 4000 पर मंथ है, इंटू 24 मंथ्स, ड्राइंग रही 96,000 2 सालों की, क्योंकि हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग के में गेप 2 सालों का है, तो ड्राइंग भी 2 सालों की आएगी, तो प्रॉफिट भी 2 सालों का आएगा। ये ड्राइंग लेस कर दी, ड्राइंग जो घटी हुई थी वो ऐड कर दी, लेस कर दे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल on 31st March 2006, 322, 339। ये आ गया नेट प्रॉफिट ऑफ 2006, 2007 एंड 2007, 2008। क्या बस ये तो हो गया ना? तो कमेंट क्या लिखेंगे? अंडर डिस्क्लोजर इन एक्चुअल इनकम, एक्चुअल नेट प्रॉफिट 339, इनकम डिस्क्लोज्ड, इनकम डिस्क्लोज्ड 228, अंडर डिस्क्लोजर ऑफ नेट प्रॉफिट कितना? 1 लाख की इनकम कम दिखाई है मिस्टर मोती ने। अब एक बच्चा अमन पूछ रहा है सर वाइफ की ज्वेलरी को असेट क्यों माना? ठीक है बेटा, मेरी बात सुनो, मैं ये आंसर बेटा अमन सिर्फ आपको समझा पाऊंगा, बाकी बच्चे इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मुझे इतनी स्पीड से समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं एक चीज़ को एकदम पलट के, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब एक काम करो, यदि आप वाइफ की ज्वेलरी को पर्सनल असेट मानते हो, और वैसे वो असेट मिस्टर मोती की है और ये बैलेंस शीट में मिस्टर मोती की है, बिजनेस की नहीं, मिस्टर मोती की, फिर भी आप चाहते हो कि इसको हटा दो, तो चलो मैंने ज्वेलरी को हटा दिया 75,000 से 1.25 लाख, तो मेरी ओपनिंग कैपिटल 75 से कम हो जाएगी और क्लोजिंग 5 पैसे से कम हो जाएगी। बेटा ये आपको जल्दी से समझना पड़ेगा, आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बेटा मैं, आप कहते हैं कि इसको ड्राइंग मानो, मैंने मान लिया, चलो ड्राइंग मान ली, तो मैंने असेट से हटा दिया, तो हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई? अब क्लोजिंग कैपिटल 5 65 में से 1.25 लाख कम कर दो, 565 माइनस 125 से मैंने कम कर दी, 440 हो गई क्लोजिंग कैपिटल। अब यहाँ पर एड ड्राइंग, मैंने आपको देखो बेटा ड्राइंग है 96 तो थी घर खर्च, और 50,000 ड्राइंग मान लो ज्वेलरी वाली। कैसे बेटा? सिर्फ अमन को समझ में आएगा ये, जिसने क्वेश्चन डाउट किया है। 75 की ज्वेलरी बढ़कर 1.25 लाख हो गई, मतलब ज्वेलरी 2 साल में बढ़कर 50 से बढ़ गई, ज्वेलरी जो 75 थी वो 1.25 लाख हो गई, तो 50 से जो ज्वेलरी बढ़ी वो मनी बिजनेस से गई होगी, तो वो ड्राइंग हम, ये तो घर खर्च हुए, ये तो खर्चे होते हैं घर में, इससे ज्वेलरी थोड़ा खरीद सकते हैं। 4,000 रुपये महीना तो उसका घरेलू खर्चा है, इसमें से वो खर्चे में से ज्वेलरी कैसे खरीद लेगा? घर खर्च कैसे चलाएगा वो? तो ज्वेलरी अलग से खरीदी होगी 50,000 से, तो कुल ड्राइंग हो गई 146 की, ये ड्राइंग जोड़ दी, लेस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल जो 322 थी वो 75 से कम हो जाएगी, 322 माइनस 75 से कम हो जाएगी, तो ये 247। देखो आंसर वही आएगा, आंसर वो आएगा, नेट प्रॉफिट देखो वही आएगा 339। बेटा मैंने जिसका डाउट था उसको क्लियर कर दिया, अब जिसको डाउट ही नहीं था वो क्यों बीच में बेवजह डिस्कस कर रहा है? बेटा सही क्यों नहीं होगा? आंसर तो सही आ रहा है ना, बिल्कुल सही माना जाएगा, नेट प्रॉफिट सही है हमारा। हम बैलेंस शीट किसकी बना रहे हैं, बिजनेस की या मिस्टर मोती की? तो मिस्टर मोती की पर्सनल एसेट भी उसमें आएगी कि नहीं आएगी? आ गई।
वही मैंने आपको पहले भी कहा था। और यदि आप चाहते हो कि नहीं सर हमको तो बिजनेस की बनानी, तो बना लो बिजनेस की, फिर जल्दी मत लिखो। जल्दी मत लिखो तो फिर जल्दी जो अरे ये इसने ज्वेलरी खरीदी कहाँ से होगी? 4,000 रुपये महीने का खर्चा करेगा या उससे ज्वेलरी खरीदेगा, ये बताओ। उससे क्लास के बाद बात करना है, मैं क्लास में ये पॉइंट सॉल्व ही नहीं कर सकता हूँ। चलिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो दोनों से सही होगा वो। ठीक है, इनका आंसर कुछ अलग आ रहा है, पर नेट प्रॉफिट तो वही आएगा ना। अच्छा, क्वेश्चन ही अलग है उनका, पर ठीक है जो भी, बेटा अपन तो क्वेश्चन जो अपने सामने वही किया अपन ने, ठीक है। चलिए, और होमवर्क में ये वाला लिख लें आप, होमवर्क में ये वाला लिख लें, आपको होमवर्क में करना है इसको, ये वाला 5th। होमवर्क का 5th कर लें। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर, ये स्टडी मॉड्यूल का है, ये स्टडी मॉड्यूल का है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 स्टार्ट करें। Mahesh, who keeps his books by single entry, comma, has submitted a return to the income tax authority showing his income to be as follows. मिस्टर महेश ने इनकम टैक्स ऑफिसर को अपनी इनकम डिस्क्लोज क्या की है वो हमें गिवन है। उन्होंने अपनी इनकम बताई है ईयर दिसंबर 59, यानी जनवरी 59 से दिसंबर 59, इनका ईयर एंडिंग दिसंबर है, मतलब इनका जनवरी से दिसंबर है। कैलेंडर ईयर को ही मानते हैं अकाउंटिंग ईयर। 59, 60, 61, 62, 63, 64, 6 सालों की इनकम इतनी इतनी बताई है मिस्टर महेश ने इनकम टैक्स ऑफिसर को। ये क्वेश्चन भी वैसे ही लगता है कि हमको इसकी सही इनकम निकालनी पड़ेगी, तो मिस्टर महेश के अकॉर्डिंगली उनकी इनकम इतनी इतनी है पिछले 6 सालों की। इनकम टैक्स ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड एज टू द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट सबमिटेड। आईटीओ इस डेटा से, इस इंफॉर्मेशन से, इस प्रॉफिट से सेटिस्फाई नहीं है, वो मान रहे हैं कि शायद ये इनकम इन्होंने छुपाई है। अब यू आर इंस्ट्रक्टेड टू असिस्ट इन स्टेब्लिश इन देयर करेक्टनेस एंड फॉर द पर्पस यू आर सप्लाइड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है निम्नलिखित। तो बेटा यदि हमें ये प्रॉफिट चेक करना है कि ये सही है कि गलत 6 सालों का, तो हम 6 साल का ट्रेडिंग पील बनाकर प्रॉफिट तो नहीं निकाल सकते। 6 साल की सेल, 6 साल की परचेज, 6 साल की एक्सपेंसेस, 6 साल की ओपनिंग स्टॉक, 6 साल के क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग कर लेंगे। तो ओपनिंग कब और क्लोजिंग कब, ओपनिंग कब और क्लोजिंग कब? चलो ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, ओपनिंग कब क्लोजिंग कब? फेस टू फेस में तो टाइम लगेगा, अभी सोच रहे बच्चे। हमें 6 साल का प्रॉफिट निकालना है। हाँ बेटा आप लिख रहे हो लेकिन डेट सही नहीं लिख रहे हो, मतलब हाँ, ओपनिंग मतलब 1 जनवरी 59, 1 जनवरी 59 से ओपनिंग होगा क्योंकि हमें 59 का प्रॉफिट भी निकालना है, और क्लोजिंग होगा 31 दिसंबर 64। ये सही लिखा है, नितेश ने सही लिखा है। नहीं अप्रैल नहीं बेटा, जनवरी है, अप्रैल नहीं है। अप्रैल 1 जनवरी 59 और दिसंबर 64, यस 31 दिसंबर 64। ये है ओपनिंग, ये है क्लोजिंग। यदि इसको कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट कितने साल का आएगा? यदि हम इसको कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो प्रॉफिट 59 का भी आ जाएगा
क्योंकि हमने जनवरी 59 से स्टार्ट किया है, तो प्रॉफिट जो हमारा निकलेगा 6 साल का उसमें 59 भी शामिल होगा, और चूंकि 64 का हमने एंड लिया है तो 64 का प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूड होगा, तो हमारा 6 साल का प्रॉफिट निकल जाएगा। तो हमें एक क्वेश्चन को चाहिए कि हमें असेट दे 1 जनवरी 59 की और असेट लाइबिलिटी दे 1 जनवरी 59 और दिसंबर 64 की। देखते हैं उसने दी कि नहीं दी। बिजनेस असेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन दिसंबर 58, ये हमें गलत दे दी। हमें चाहिए थी 1 जनवरी 59 और इसने दे दी 31 दिसंबर 58, गलत दे दी। अच्छा 31 दिसंबर 58 और 1 जनवरी 59 सेम होता है। अच्छा फिर ठीक है, हाँ मुझे लगा कि आप शायद ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे इतना। ये हमको डेटर दिया है, डेटर दिया है 1450, ठीक है। कैश एट बैंक एंड हैंड 9470 कॉमा, स्टॉक 5420, लेकिन स्टॉक दिया है एट सेलिंग प्राइस विच इज 25% अबोव कॉस्ट। तो ये स्टॉक जो दिया है क्लोजिंग ओपनिंग, लेकिन वो सेलिंग प्राइस पर है, उसमें से जीपी घटाकर उसे हमें कॉस्ट पर लाना होगा। और क्रेडिटर भी गिवन है, ठीक है, क्रेडिटर भी गिवन है। महेश ऑन्ड हिज ब्रदर 4000 ऑन 31 दिसंबर 58। महेश ऑन्ड मतलब महेश ऋणी है अपने भाई का। दिसंबर 58 को महेश ऑन हिज ब्रदर 4000, यदि हिंदी करें तो इसकी क्या होगी? महेश ऋणी है अपने भाई का, मतलब ये महेश के लिए एक लोन हुआ, लाइबिलिटी हुई, और वो भी ओपनिंग दिसंबर 58 को। ऑन 15 फेब 61 ही रिपेड दिस अमाउंट। महेश ने 61 में जाकर ये अमाउंट रिपे कर दिया, मतलब 64 तक ये लाइबिलिटी नहीं रही। 58 में इसने ब्रदर से 4000 का लोन लिया था जो इसने जाकर 61 में पे कर दिया, तो 64 की बैलेंस शीट में लोन नहीं आएगा। एंड ऑन 1 जनवरी 64 ही लैंड हिज ब्रदर 3000, उल्टा इसने भाई को उधार दिया हुआ है, तो 64 की बैलेंस शीट में असेट आ जाएगी लोन टू ब्रदर। महेश ऑन हाउस विच ही परचेज इन 54, एक मकान है जो उसने 1954 में खरीदा था 20,000 का। 1954 54 में खरीदा था, 58 का भी 4 साल पहले, ओपनिंग के भी 4 साल पहले इसने मकान खरीदा था 20,000 में। तो ये मकान तो 31 दिसंबर 58 को भी होगा और 31 दिसंबर 64 को भी होगा। क्या करें, इस हाउस को बैलेंस शीट में लें या न लें? लेंगे तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी हाउस असेट में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी वो हाउस एज इट इज असेट में आएगा। मतलब हमारे ओपनिंग क्लोजिंग दोनों केवल पर ये 20-20 जुड़ के आएगी, तो हमारे नेट प्रॉफिट पर इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। फिर एंड ए कार विच ही परचेज इन 1960 फॉर 7500, कार उसने 1960 में खरीदी, 7,500 में कार खरीदी है 1960 में, तो 58 की बैलेंस शीट में तो कार नहीं आएगी, लेकिन 64 की बैलेंस शीट में कार असेट में आ जाएगी। इन 1963 he bought ₹10,000 share in X Limited for 7,500। 1963 में इसने एक्स लिमिटेड के शेयर्स खरीदे, 1963 में खरीदे, तो 58 की बैलेंस शीट में तो ये नहीं आएंगे, लेकिन 64 में ये असेट के रूप में आएंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। और ये इन्वेस्टमेंट किस प्राइस पर आएंगे? ये इन्वेस्टमेंट किस प्राइस पे आएंगे? कॉस्ट पर, जो 10,000 है या 7,500? 10,000 तो उसकी फेस वैल्यू है, पर खरीदा उसको 7,500 में, लिखा है he bought ₹10,000 share in X for 7,500। ₹10,000 शेयर मतलब 10,000 रुपए वाले, ₹10,000 शेयर मतलब 10,000 वाले शेयर्स 7,500 में इसने एक्वायर किए, तो 7,500 इसकी कॉस्ट होगी, तो बैलेंस शीट में तो वो कॉस्ट प्राइस पर आते हैं, ठीक है। फिर इन 1964 ₹3,000 वर स्टोलन फ्रॉम हिज हाउस। 1964 में इसके घर से 3,000 रुपया चोरी चला गया। इसका मीनिंग अभी तो क्लियर नहीं होता कि गया, ठीक है। यदि घर से चोरी गया है तो ये तो इसका पर्सनल लॉस है। यदि सिर्फ यही पॉइंट पड़े तो ये घर से चोरी चला गया, तो इसका हमें कुछ भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि घर से गया है तो पर्सनल लॉस है या बिजनेस लॉस है, तो इसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसे घर, हाँ तो ये कोई डाउट इसमें? हाँ
हाँ तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा ना, ये पर्सनल बैलेंस शीट बनाएंगे तो भी तो नहीं आएगा ना। तो ये लॉस बिजनेस का नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ये बोलना चाहता हूँ। बैलेंस शीट में तो आएगा नहीं है, अमाउंट स्टोलन बैलेंस शीट में आएगा नहीं, इसका अभी कोई ट्रीटमेंट बैलेंस शीट बनाते वक्त होगा क्या? जो रुपया चोरी चला गया उसका बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं ना, अभी देखो महेश एस्टिमेट डेट, अब पॉइंट पढ़ो नेक्स्ट। महेश एस्टिमेट डेट हिज लिविंग एक्सपेंसेस, हिज लिविंग एक्सपेंसेस मतलब घरेलू खर्चे, हैव बीन ड्यूरिंग 59, ड्यूरिंग 59 3000, 60 में 4000, 61 में 6000, एंड 62 3 एंड 4 में 7000 पर एनम। एक साल 3000, फर्स्ट ईयर 3000, फिर 4000, फिर 6000, फिर 777, ये उसके पर्सनल एक्सपेंस रहे हैं। ठीक है, फिर लिखा है on 31st December 64 business liability and asset were creditor 8400, debtor 5920, cash and bank 19450, stock 6740 at a selling price which is show a gross profit of 25%. ये स्टॉक भी सेल प्राइस पर, इसे भी कॉस्ट पर आना पड़ेगा। फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग वेदर और नॉट द इनकम डिक्लेयर्ड बाय महेश इज करेक्ट। हमको बताना है कि महेश की इनकम सही है या महेश की इनकम गलत है, करेक्ट या इनकरेक्ट इनकम बतानी है महेश की। चलिए तो शुरू करें, एक बार फिर से पढ़ ले क्वेश्चन को आप। अमाउंट स्टोलन वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, रहा नहीं है अभी, डिस्कस करेंगे अपन। पहले एक बार क्वेश्चन खुद से पढ़ लें आप, एक बार फिर से क्वेश्चन को एक बार फिर से विद इन 2 to 3 मिनट एक बार फिर से पढ़ लें। ये जो ड्राइंग दी है ना 1962, 63, 64 रुपीज 7000 पर एनम, उसके साथ लिखा है एक्सक्लूसिव ऑफ अमाउंट स्टोलन। ये जो 7,000 ड्राइंग पर ईयर है 777, इस 777 में जो उसने 3000 रुपया घर से चोरी गया वो इसमें इंक्लूड नहीं है। मतलब जो चोरी गया वो अलग है और 7,000 की पर्सनल एक्सपेंसेस अलग है, ये क्वेश्चन कहना चाहता है। 7,000 अलग है और 3,000 उसमें इंक्लूड नहीं है। तो 1964 की 7,000 तो उसने घर खर्च कर दिए और इसमें 3,000 इंक्लूड नहीं है, और 3,000 उसके घर से चोरी चले गए। कुल ड्राइंग कितनी हो गई? कुल ड्राइंग 1964 की कितनी हो गई? 10,000। ये पॉइंट आपको एकदम से डाइजेस्ट नहीं हुआ, लेकिन सोचिए कि मैं 3,000 को, एक तो क्वेश्चन खुद हिंट दे रहा है कि ये जो ड्राइंग है, ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग में 3,000 इंक्लूड नहीं है। मतलब चाहता है कि वो भी ड्राइंग तो है पर वो 7 में इंक्लूड, मतलब इसका जो 3,000 रुपये लॉस हुआ घर से, वही 7 जो इसने, ये जो 7,000 इसने जो ड्राइंग की, ये 7,000 जो ड्राइंग की, अच्छा ये उसके लिविंग एक्सपेंसेस है, तो ये 7,000 के लिविंग एक्सपेंस ने कहाँ से किए होंगे बताओ?
7 ईयर के लिविंग एक्सपेंसेस 1964 में कहाँ से किए होंगे? बिजनेस से मनी विड्रॉ करके या घर से किए होंगे? मानना पड़ेगा, ड्राइंग तभी होगी ना बेटा। ये तो लिविंग एक्सपेंसेस बोल रहा है कि इसके घरेलू खर्चे इतने हैं। मानना क्या पड़ेगा कि घरेलू खर्चे उसने कहाँ से किए? बिजनेस से ड्रॉ करके या घर से ही किए? बिजनेस से ड्राइंग कम मानेंगे? एक व्यक्ति का बिजनेस है और वो घरेलू खर्चे किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, पर बिजनेस से 1 रुपया भी नहीं उठा रहा है, तो ड्राइंग हुई या नहीं हुई? मैं इस बेसिक को समझाने के लिए और बेसिक बता रहा हूँ, वो आप सुनोगे नहीं तो समझोगे कहाँ से। बोल। मैं अच्छे पॉइंट को समझने के लिए और बेसिक पॉइंट बोलता हूँ जो आपको सबको पता है, वो जवाब ही नहीं देते हो तो मुझे लगता है कि फिर मैं क्या पूछूं। तो बस आप क्या करो, यदि आप इसका जवाब देना नहीं चाहते कि मैं क्या बेसिक, तो बस ये 7,000 जो है, इसके अलावा इसमें वो 3,000 रुपये ऊपर जो लिखा है अमाउंट स्टोलन फ्रॉम हाउस, वो उन्होंने इस साथ में इंक्लूड नहीं है, तो उसको भी आपको इंक्लूड करना है क्योंकि वो भी ड्राइंग है। तो वो भी घर से चोरी हुआ है मनी, तो हमें उसको भी ड्राइंग मान लेना चाहिए। तो कुल ड्राइंग 1964 की कितनी हो जाएगी? 10,000। बस यही पॉइंट इसमें खास था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14, क्लास वर्क। तो सबसे पहले क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, उसके लिए बनेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ, जो भी ऑनर है उसका नाम मिस्टर महेश, ऑफ मिस्टर महेश। मेरे बेसिक को समझने के लिए बेसिक के जो क्वेश्चन पूछे जाए उनका जवाब नहीं देने से वो बेसिक समझाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैंने उसको समझाने की बजाय बता दिया। अब जब आपको जवाब देने की इच्छा हो तब अपन उसको डिस्कस करेंगे, नहीं हो तो नहीं करेंगे। एक 6 साल पहले, 6 साल पहले मतलब डेट क्या थी? टाइम हो गया? क्या था टाइम? 9:45। टाइम इतना ही, 1 घंटा 15 मिनट ही अपने पास। ठीक है, ये ट्राई कर लोगे? देखते हैं। पर आज टाइम हो गया, चलो। अच्छा, ये बोल रहे सर आप छोड़ो फेस टू फेस वालों को, हम सुन रहे हैं, हमें बताओ ड्राइंग वाला पॉइंट।